तो देखिए बेटा, हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने जो आ रहा है वेरिएशन इन एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट, या जिसको हम लोग कहेंगे अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। मान लीजिए कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इस सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहेगा तब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी, जी। ओके, और ये इसका सेंटर ऑफ द अर्थ से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, कैपिटल आर। वहीं जब ये ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ पे रहेगा एट अ हाइट h, तब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगी बेटा, gh। तो मैं बोलूंगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट स्मॉल h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जब ऑब्जेक्ट आपका हाइट h पे है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो बेटा अब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो मैं लिख सकता हूं gh इज इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, और इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 1 से, तो मैं लिखूंगा gh अपॉन g gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर gm अपॉन आर स्क्वायर। अब ये gm कैंसल, ये gm कैंसल, ये आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर gh इज इक्वल्स टू g आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला आया एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ पर्टिकुलर हाइट कैलकुलेट करने के लिए, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट ये यहाँ रखा हुआ है, एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या आएगी, तो हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम और आगे मॉडिफाई करेंगे, तो बोले कैसे, तो देखो बेटा, ऑल्सो gh को आप ऐसा लिख सकते हैं, g 1 अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया बेटा आपने क्या किया यहाँ पे, किसी को कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, ये इक्वेशन से ऐसा कैसे आ गए। अच्छा एक बात बता बेटा, a अपॉन b बाई सी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a इंटू सी अपॉन बी, इन सबसे नीचे वाला ऊपर चले जाता। तो अगर किसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, तो अगर कोई चीज ऐसी है ऑलरेडी, तो उसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर यहां से यहां आ सकते तो यहां से रिटर्न भी जा सकते आप। ये समझ में आया आपको, है ना। तो ये जो तीसरा टर्म है नीचे वो चला जाएगा ऊपर, और अगर मान लो ऐसा है तो उसको सबसे इसके नीचे डाल सकते हैं। मैंने वही किया बेटा, जैसे कि ये c ऊपर था वैसे r ऊपर था, बाद में c ये b के नीचे आ गया, वैसे r प्लस h के नीचे आ गया, क्योंकि वहां पर भी स्क्वायर था तो यहां पर भी क्या है, स्क्वायर। समझा। अब ऐसा है कि देखो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर gh इज इक्वल टू g 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, r बाई आर 1 प्लस h बाई आर का होल स्क्वायर, इसके ऊपर लेके जाओ, देखो gh इज इक्वल टू g, ओ h रह गया सॉरी, 1 प्लस h अपॉन आर रेज टू पावर -2, 1 प्लस h अपॉन आर रेज टू पावर -2। अब यहां पर लगेगा बाइनोमियल थ्योरम, अब यहां लगेगा बाइनोमियल थ्योरम। बोले क्या, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, मैंने आपको बताया होगा, आपको जब जो लोग शुरू से होंगे उनको मैंने बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैथमेटिक्स का, एकदम बेसिक मैथ्स में, है ना। मैंने कहा था ये बहुत लंबा चौड़ा जाता, एक्सपांड होता, मगर हमको सिर्फ उसका एक ही चीज़ का यूज़ करना है। वो क्या, आप क्या करेंगे, ये पावर को चुपचाप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nx। आगे भी बहुत कुछ आता है, मगर वो वैल्यू इतनी छोटी होती है कि उसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। वो वैल्यू इतनी छोटी होती है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको। तो 1 प्लस एक्स उसका पावर n, जो भी n रहा पावर, आप क्या करो उसको यहां मल्टीप्लाई कर दो,
आप इस तरह से उसको, और आगे भी कुछ टर्म्स आते हैं मगर हम लोग उसको बोलते हैं निग्लेक्टिंग द हायर पावर टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा? निग्लेक्टिंग द हायर पावर टर्म्स। तो जब आप हायर पावर टर्म्स को निग्लेक्ट करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन रह जाती है 1 + nx। ओके, तो फिर इसी तरह का अगर मैं कॉन्सेप्ट यहां यूज करूं, मैं कहूंगा अच्छा देखो ये मैं -2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब ये एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या रह जाता है? देखो GH = G 1 - 2h/r। ये मेरे पास एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एट अ हाइट h का दूसरा फॉर्मूला। मगर एक बात याद रखो बेटा, सुन लो मेरी बात अच्छे से याद रखो, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ सर्टेन हाइट, इसके दो फॉर्मूले हैं। एक है GH = G 1 r/r + h का होल स्क्वायर, और दूसरा है GH = G 1 - 2h/r। कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? हमारे अर्थ का जो रेडियस है कैपिटल R, इट इज 6400 किलोमीटर्स, है ना। अगर मैं जमीन में गड्ढा खोदते 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 जाऊंगा तो 6400 किलोमीटर गड्ढा खोदना पड़ेगा अपने को, तब जाके आप अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे, इतना दूर है। अगर हाइट h कंपैरेबल है टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, कंपैरेबल क्या होता है ना, कि भाई उससे थोड़ा बहुत तो कंपैरिजन हो, है ना। मान लो अंबानी के पास जो उसकी जो नेटवर्थ है वो कई लाख करोड़ रुपए है ना, 100-150 लाख करोड़ रुपए है। वहां पर थोड़ा एक रफ वैल्यू पकड़ते हैं, जो बहुत साल पहले 15-20 साल 10 से 15 साल पहले मैंने इसकी नेटवर्थ सुना था, 48 लाख करोड़ रुपए उसकी नेटवर्थ थी। 8-10 साल पहले की बात चल रही है ना। अब अगर मान लो इंशाल्लाह ताला मेरे पास आ गया 40 लाख करोड़ आमीन सुम्मा आमीन तो अगर मेरे पास भाई 40 लाख करोड़ रुपए आ गए, है ना, मेरा नेटवर्थ हो गया 40 लाख करोड़। भाई ऐसा है, भाई मैं अंबानी जितना अमीर तो नहीं हुआ, मगर मेरी अभी जो कमाई है उसके कंपैरिजन थोड़ा बहुत तो कर सकता ना, है ना। मगर अगर अभी प्रेजेंट कंडीशन अगर देखा जाए, है ना, भले ही तुम्हारे बैंक बैलेंस में कितना भी मतलब बहुत होगा, 1-8 करोड़ मेरे है नहीं, बस एग्जाम्पल दे रहा सॉरी करोड़ मैं एग्जाम्पल दे रहा है सर, या मान लो मेरी नेटवर्थ, मेरा सब पूरा जमीन वमीन सब मिला के 1 करोड़ रुपए आ रहा है ना। अब मैं बोलूँ अंबानी के पास कितना है, तो बोले वो 50 लाख करोड़ रुपए है उसके पास। तुम्हारे पास कितना है नेटवर्थ, तुम्हारे बोले 1 करोड़ रुपए है। अब भले ही अच्छी वैल्यू है, मगर अंबानी के कंपैरिजन में क्या है, कुछ नहीं है। उसको तो गरीबी बोलूँगा मैं अपने आप को उसके कंपैरिजन में, है ना। तो भैया मेरे को अंबानी के कंपैरिजन में आना है ना, उसे गरीब नहीं बनना उसके कंपैरिजन में तो खैर हम जो बात कर रहे थे बेटा यहाँ पर कंपैरेबल किसको बोलते हैं, कि एग्जैक्ट वो वैल्यू तो नहीं, मगर तुम्हारा साइज इतना बड़ा है कि उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। यानी भाई तुम्हारा सैटेलाइट कितनी ऊपर है, 3000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, है ना। आप हो सकते 5,000 किलोमीटर, सॉरी 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 3-4 हज़ार, 5,000, 6,000, 10,000 ऐसा हाइट बोल रहे हैं आप ऐसा। तो ये हाइट रेडियस ऑफ अर्थ को कैसा है, कंपेरेबल है। मैं बोलूँगा अपना सैटेलाइट कितना ऊपर है, बोले 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब ये हाइट h कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो मैं बोलूँगा जब आपका हाइट बहुत ज़्यादा छोटा होता है अर्थ के रेडियस से, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और जब h कंपैरेबल होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R। तो ये फॉर्मूला कब यूज़ किया जाता है, जब h क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है कैपिटल R से। फिर यहां पर हमको लिखना है नोट करके, इफ h इज वेरी मच लेस देन कैपिटल R, देन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन small g with height is equals to gh minus g upon g, that is equals to minus twice h upon r. And percentage decrease in small g is equals to gh minus g upon g multiply by 100.
यानी कि -2h अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा देखो यहाँ पे अगर मान लो आपसे कहा गया कि हमारा जो सैटेलाइट है फलाना फलाना इतनी हाइट पे पहुँच चुका है ना, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी हाइट है, तो उसमें एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज हुआ होगा, तो वो फॉर्मूले से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, GH माइनस जी अपॉन जी। अब जब मैं GH का ये वाला फॉर्मूला डालूंगा G1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, तो और बचेगा सिर्फ इतना -2h अपॉन आर। और यहाँ पर अगर मुझे परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट करना रहा तो बस फ्रैक्शनल डिक्रीज को क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा परसेंटेज डिक्रीज। आई बात समझ में आपको? दिस इज इट। तो ये हमारे पास इसका आ गया वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद हाइट। चलो लिखो फटाफट ये। तो अब हमारा अगला टारगेट है वेरिएशन इन एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। इमेजिन करके चलिए कि ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ का रेडियस कैपिटल R है, मास कैपिटल M है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, ऑब्जेक्ट is on the surface of earth। तो अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R का स्क्वायर। हाँ, जहां पर स्मॉल m क्या बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, फिर स्मॉल m इधर आ जाएगा, F अपॉन M G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, जिसको मैं स्मॉल g कह सकता हूँ, फोर्स अपॉन मास, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा विच इज एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। ये ऑलरेडी मेरे पास पहले से था, ये कुछ नया नहीं निकाला मैंने, वो पहले जो चीज़ निकाल चुका था वही है यहाँ पे। तो भाई जैसा कि हमने कहा कि ये स्मॉल g का ये फॉर्मूला आता है जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे ऑफ द अर्थ पे होता है। आप बोलेंगे सर ये तो पहले से मालूम था, नहीं भी बताते तो चलता था, कोई मसला नहीं। अब मैंने क्या करा, ज़मीन को गड्ढा खोद खोद के मैं यहाँ तक क्या गया, और अब ये यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं कितनी गहराई में आ चुका हूँ, तो बोले D गहराई में आ चुका हूँ, D गहराई में आ चुका हूँ। और अब ये ऑब्जेक्ट को मैंने इस पोजीशन पे लाके रख दिया, वो ऑब्जेक्ट जो पहले उस पोजीशन पे था अब इस पोजीशन पे आके रख दिया। मैं बोलूंगा अर्थ का कितना मास है जो उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर में खींच रहा है, तो मैं बोलूंगा देखो जिस जगह पे वो है वहां से एक सेंटर ऑफ द अर्थ पर एक क्या बनाओ, एक लाइन या रेडियस बनाओ, और उस रेडियस का क्या बना लो, स्फीयर। उस रेडियस का क्या बना लो, स्फीयर। वो रेडियस कितना आएगा, R माइनस डी। वो क्या आएगा रेडियस, R माइनस डी। ये पूरा R है, कितना गड्ढा कितना खोदे आपने, D डिस्टेंस नीचे तक खोदे आपने, है ना। अच्छा D डिस्टेंस तक नीचे खोदे, अब बचा कितना, R माइनस डी। तो मैं बोलूंगा देखो वो जो यहां पर मान लो कि यहां पर अपन जमीन खोदते खोदते यहां पर आ गए, और आपसे सवाल किया गया कि अर्थ का कितना मास है जो आपको जमीन के सेंटर में खींच रहा है, जमीन के सेंटर में खींच रहा है। तो आप बोलेंगे देखो मैं जहां खड़ा हूं वहां से एक स्फीयर बनाओ, एक ऐसा स्फीयर बनाओ जिसका सेंटर ये होना चाहिए, अर्थ का सेंटर, और जिसका रेडियस ये जो बचा हुआ डिस्टेंस रहेगा R माइनस डी वो रहेगा। तो ये वो मास है, ये वो मास है जो क्या कर रहा है बेटा, इस मास को जो यहां पर लाके रखा गया है उसको सेंटर की तरफ खींच रहा है। अच्छा ठीक है, अब जब ये यहां पर रखा होगा तो मैं बोलूंगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा फिर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डेप्थ स्मॉल d। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अब नया वाला क्या होगा, G m डैश स्मॉल m अपॉन R माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आप बोलेंगे m डैश क्या चीज आ गई, ये जो ये है ना, ये जो अंदर का स्फीयर है उसका मास है। कौन बताएगा इसके m डैश की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, हाँ बोलो, हाँ साथ बोल, हाँ सही, कौन सा वाला, छोटा वाला, वेरी गुड, है ना। काफी लोगों ने बोले, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। कैसे निकालेंगे, टोटल मास, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो m डैश की जो वैल्यू रहेगी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब
मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ दिस छोटा वाला स्फीयर 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। ये 4/3 पाई गया, 4/3 पाई गया, m r माइनस डी का होल क्यूब अपॉन r क्यूब, है ना। तो ये इस तरह से यहां पर आ गए। ओके, अब चलो ठीक है, ये वैल्यू यहां पर डाल देते हैं, यहां पे चलो डालो। देखो therefore f डैश इज इक्वल टू g, m डैश की जगह m r माइनस डी का होल क्यूब इंटू स्मॉल m, ये r क्यूब नीचे आ जाएगा, r माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू r क्यूब। हाँ ठीक है, तो देखो भैया फिर क्या होगा, ये पूरा कटेगा, इसका एक पावर कट जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो f डैश इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m r माइनस डी अपॉन r का होल क्यूब अपॉन r का क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास आ गया f की वैल्यू। और मैं कहूंगा कि ये m से इसको सॉरी f डैश डालना जरूरी है, ये कैपिटल M को उधर लेके चले जाओ। तो मैं लिखूंगा देखो f डैश अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू g स्मॉल m r माइनस डी अपॉन r क्यूब। ओके, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, m यहाँ कहाँ से आया, m उसका मास है, तो फिर यहाँ का, अच्छा ये स्मॉल m जाएगा, सॉरी यहाँ पे स्मॉल m जाएगा, एक्सप्रेशन उसका निकालना है ना हमको स्मॉल m का, और कैपिटल M रह जाएगा, सॉरी मैं मिस्टेक। तो स्मॉल m को उधर लेके गए f डैश अपॉन m। अब f डैश अपॉन m क्या है, तो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कहाँ पर है, डेप्थ पर है, तो g कैपिटल M r माइनस डी अपॉन r का क्यूब। इसको मैं ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करेंगे अपन, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, जो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम आर माइनस डी अपॉन आर क्यूब जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। जी एम कटा, जी एम कटा, ये कटा और ये पूरा पावर कटा, तो जी डी, डी जी नहीं रे, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, ये आर रह जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देखो जी डी इज इक्वल टू जी, आर को सेपरेट करो, 1 माइनस डी बाय आर, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है जो हमको चाहिए था वेरिएशन इन एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने का विथ डेप्थ। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, नोट में यहां लिखूंगा मैं, कोई बताएगा मुझे फ्रैक्शनल चेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, कहां लिखूं रे, जगह ही नहीं यहाँ पे। ये पहला पार्ट हो गया क्या, चलो 1 मिनट दे रहा हूं मैं, आप जल्दी से इसको कवर कर लो, कि मुझे इरेज करके लिखना पड़ेगा नोट पॉइंट। हुआ, नोट, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन स्मॉल g with depth can be given as, तो डेल्टा g अपॉन g फ्रैक्शनल डिक्रीज इन स्मॉल d जी डी माइनस जी, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस डी बाय आर आएगा, है ना, एंड परसेंटेज डिक्रीज इन स्मॉल जी विथ डेप्थ
तो परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट विल बी GD माइनस G अपॉन G मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि माइनस D/R मल्टीप्लाई बाय 100। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, ये इंडिकेट करता है। लिखो फटाफट। तीसरा पॉइंट फिर हमको जो देखना है, वेरिएशन इन स्मॉल g विथ लैटिट्यूड। वेरिएशन इन स्मॉल g विथ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के साथ स्मॉल g में जो चेंजेस आएंगे हमको उसको स्टडी करना है। तो देखो उसके दो कारण हैं। पहला कारण है ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। एक कारण है उसका अर्थ का शेप। बोले कैसा? अरे इधर देख रहे भाई, है ना। अब ऐसा है कि देखो हमारा जो अर्थ का जो शेप है परफेक्टली स्फीयर नहीं है, इट इज अ बिट इलिप्टिकल। वैसे तो सही शेप उसका जियोइड है, जियोइड है। सही शेप जो है उसका जियोइड शेप कहलाया जाता है। उसका शेप पूरा संतरे का जैसा होता है, संतरा बोलो या फिर अंडे में। अंडा देखे आपने, अंडा कैसे एक साइड से इलिप्टिकल रहता मगर एक साइड से जरा ज्यादा खींचा हुआ रहता और एक साइड से थोड़ा कम रहता। ओके, तो हम यहां पर जो देख रहे हैं बेटा, यहां पे इधर ध्यान दीजिए। तो अर्थ का जो शेप है वो असल में जियोइड है, मगर तुम्हारे लिए जियोइड नहीं, तुम्हारे लिए इलिप्टिकल है वो। तो अगर मैं देखूंगा ये पोल है और ये इक्वेटर है, ये सेंटर ऑफ द अर्थ है। आप देखो ये है पोलर रेडियस और ये है आपका इक्वेटोरियल रेडियस, ठीक है। यहां साफ समझ में आ रहा है कि आपका जो इक्वेटोरियल रेडियस है इट इज ग्रेटर देन द पोलर रेडियस। इक्वेटोरियल रेडियस पोलर रेडियस से कैसा है? बड़ा है। और हम जानते हैं कि स्मॉल जी इज इक्वल टू GM अपॉन R स्क्वायर, यानी स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी रेडियस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। तो मैं बोलूंगा इसीलिए इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है पोल के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मान लो अपने पास टाइम ट्रेवल वाली, टाइम ट्रेवल नहीं सॉरी, वो कौन सा बोलते हैं, टेलीपोर्टेशन, हाँ, टेलीपोर्टिंग मशीन अगर अपने पास आ गई। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज करो इक्वेटर पे खड़ा हूँ, मेरा वजन कितना भर रहा, तो मैं बोलूँगा मेरा वजन बढ़ रहा 91 किलोग्राम्स, है ना। अब मैंने क्या करा, ऐसा फाड़ के चला गया इधर डायरेक्ट और यहाँ कदम रखा मैंने पोल पे, है ना। अब मेरा वजन भरेगा 92 किलोग्राम्स। तो ऐसा नहीं हुआ कि एक सफ़र में 1 किलो मैं थोड़ा भारी हो गया, नहीं, मेरा मास अभी भी उतना ही है। हाँ, बस वहाँ ग्रेविटेशनल पुल क्या है? ज़्यादा है। तो बोले ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये रीजन है ना आपके कहा जाएगा सेंटर ऑफ द अर्थ से ज़्यादा नज़दीक है। तो जितना R छोटा रहेगा उतना ज़्यादा स्मॉल g की वैल्यू ज़्यादा। ये एक रीज़न है। दूसरा जो एक प्रॉपर रीज़न आता है उसको हम लोग कहेंगे वो है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। बोले ये कैसा? तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में ना लेके एकदम रफ में लूंगा इसको ज्यादा। ये देखो बेटा, हम लोग सपोज करो यहां खड़े हैं, ये हमारे अर्थ का सेंटर है ना, और ये एक्सिस जैसा मैं बना चुका हूं। हाँ, ये जो है इक्वेटोरियल पॉइंट है और ये पोलर पॉइंट है, पोल है हमारा, और ये हम लोग फिलहाल यहां खड़े हैं। अब देखो हमारे अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है, नो डाउट अर्थ का रेडियस क्या है? कैपिटल R है। हमारा अर्थ इस एक्सिस की तरफ रोटेट कर रहा है ना, नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ क्या करता है? वो रोटेट करता है। तो अर्थ हमारा इस एक्सिस की तरफ रोटेट कर रहा है। तो अगर अर्थ इस एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा, तुमको नहीं लगता कि ये जो आपका ये आप अगर यहां खड़े हो तो आप इस एक्सिस की तरफ क्या परफॉर्म कर रहे हो? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। हाँ या ना बोलो, है ना। और इस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा? स्मॉल r। मान लो कि ये एंगल जो है आपका वो है थीटा। ये एंगल कितना बेटा आपका? थीटा। तो बोले ठीक है, मान लिया कि ये एंगल आपका थीटा है। बोले देखो इक्वेटर से आप जिस जगह पे खड़े हैं उस परफेक्ट लाइन की एंगल क्या है? थीटा। मैं कहूंगा अच्छा, जब मैं यहां खड़ा हूं
जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा, तो आप कहेंगे देखो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगता है और वो होगा Fg, और मैं यहां लिख देता हूं कि देखो Fg जो रहेगा वो mg के बराबर रहेगा, Fg जो रहेगा वो mg के बराबर रहेगा। बोले माना Fg mg के बराबर रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा अच्छा देखो आप क्या परफॉर्म कर रहे, सर्कुलर मोशन, और हर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाली चीज को बाहर की तरफ क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, F। अब अगर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैं कंपोनेंट्स बनाता हूं, देखो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा F cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा F sin थीटा। अगर आप देखेंगे कि ये जो F cos थीटा है वो कहां नजर आ रहा है आपको, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं बोलूंगा देखो भैया यहां सॉरी F cos थीटा ऑपोजिट है, Fg इधर है, तो मैं बोलूंगा देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको फील हो रहा वो कितना होगा आपका F हाँ इस साइड में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, या फिर एक काम करो रुको, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। अगर मैं बोलूंगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे देखो वो टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स जो सेंटर रहेगा Fg माइनस वो आपका रहेगा F cos थीटा, Fg माइनस F cos थीटा, ये रहेगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। बोले कैसे, अरे देखना भाई ये देख ये फोर्स किधर जा रहा, सेंटर की तरफ जा रहा, ये गोल गोल घूमने की वजह से इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर आ रहा, इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनाए F cos थीटा एंड F sin थीटा। देखो नहीं लगता F cos थीटा Fg के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, Fg किधर जा रहा, सेंटर ऑफ द अर्थ पे, F cos थीटा कहां जा रहा, सेंटर ऑफ द अर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा टोटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, आप बोलेंगे Fg, उसमें से माइनस करो F cos थीटा। अच्छा ठीक है मान लियो, तो Fg को क्या लिख सकते हैं आप, देखो मैं Fg को तो लिख सकता हूं mg, और F को लिखूंगा क्योंकि F क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये लिखूंगा mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, ऐसा लिखूंगा मैं इसको। अच्छा ठीक है मान लिया, देखो यहां पर एक क्या बन रहा, ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा, तो मैं बोलूंगा cos थीटा क्या होगा, तो बोले cos थीटा तो हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी r अपॉन स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। तो मैं स्मॉल r की जगह क्या लिख सकता, r cos थीटा। अच्छा एक काम करो वो वैल्यू वहां पर डाल दो, तो मैं बोलूंगा अच्छा द नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस m कैपिटल R ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना, mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बोले वो cos थीटा कहाँ गया, ये पहला एक cos थीटा था, ये cos थीटा इसके साथ आ गया, वो क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा ठीक है, अब स्मॉल m को कॉमन निकालो और इधर भेजो, एफ नेट अपॉन स्मॉल m स्मॉल g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके चलो ठीक है मान लिया, एफ नेट अपॉन m क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, g डैश से इसको इंडिकेट करता हूं मैं, g डैश माइनस g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास आ गया आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड का फॉर्मूला। ये स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ का है, तो बोले ये आपका पोल का है। बोले कैसे मालूम पड़ा पोल का है, ये देखो एट पोल थीटा की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री होती है। अब अगर मान लो कि ये बंदा यहाँ नहीं यहाँ खड़ा है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा उस वक्त जी डैश किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा जीपी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट इक्वेटर अगर मान लो वो इक्वेटर पे है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री, यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी सिर्फ। जी डैश इज इक्वल टू, क्योंकि एट इक्वेटर थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो इसीलिए जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है एट इक्वेटर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है एट पोल। तुम्हारे काम का क्या है, ये फॉर्मूला याद रखो बस। तुमको डेरिवेशन कैसे आया वो समझ नहीं भी आया तो इतना टोले लेने की जरूरत नहीं है ना। आपको सिंपली ये याद रखो कि अगर मैं लैटिट्यूड पे खड़ा हूँ, फलाना लैटिट्यूड पे खड़ा हूँ, मतलब इक्वेटर से मैं 30 डिग्री के एंगल पे खड़ा हूँ, इक्वेटर से मैं 60 डिग्री के एंगल पे खड़ा हूँ, है ना, अर्थ का रेडियस इतना है, ओमेगा इतना है, तो बोले भैया ये वैल्यू कितनी आएंगी, वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी भरेंगी,
तो आप ये फॉर्मूले में डालो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखो फटाफट। नोट भी लिखना है यहां पर भी। ये पहला वाला हो गया क्या इधर का? ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। नोट पहला पॉइंट, इफ ओमेगा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट पोल remains unaffected। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे आपकी घूमने की स्पीड बढ़े या कम हो, है ना। हो क्या रहा है कि अर्थ के घूमने की वजह से तुमको बाहर की तरफ क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील हो रहा है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं तराजू के ऊपर खड़ा हूँ, मेरा वजन आ रहा है 95 किलो, इमेजिन कर लो, नहीं है होता ही है ना। अब अगर 95 किलोग्राम इमेजिन कर लेते अपन, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को, अगर मैंने किसी रस्सी को पकड़ के रखा है और वो रस्सी ऊपर जा रही है ना, वो हल्का सा मुझे ऊपर खींचे, उठा नहीं ली उसने मेरे को, बस क्या करी, ऊपर खींच रही, बॉडी को अपवर्ड फोर्स लग रहा, तो क्या अभी भी मेरा वजन तराजू पे 95 किलोग्राम बताएगा क्या? नहीं। तो वैसे क्या हो रहा है कि अपना अर्थ गोल गोल घूम रहा ना, तो अपने को बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है असल में, है ना। तो अब तुमको मालूम है जितना ज्यादा स्पीड से घूमेगा उतना ज्यादा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो उसका कंपोनेंट बढ़ेगा, है ना। अपने को बाहर की तरफ फोर्स फील होगा, जिसकी वजह से अपना वजन क्या होगा, कम फील होगा अपने को। अगर ओमेगा बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, इसीलिए वजन कम फील होगा। अगर ओमेगा कम हो गया, है ना, अपना क्या होगा, बाहर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अपने को ज्यादा वजन फील होगा, है कि नहीं। मगर एक ऐसी जगह है, चाहे तुम कितनी भी स्पीड से घूमो, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो क्या है, पोल। क्योंकि आप अगर पोल पे खड़े हो, अगर आप यहां खड़े हो, तो चाहे तुम गोल घूम रहे नहीं घूम रहे, उससे क्या लेना देना उसको, है ना। वो तो वैसे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, है ना। वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा क्या? अगर बंदा पोल पे खड़ा तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा क्या? नहीं, वो तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो उसको तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वैसे भी नहीं लग रहा, तो ये रोटेशन का उस पर असर होने वाला नहीं। तो वही पॉइंट मैंने यहां लिखा है, इफ ओमेगा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट पोल रिमेन्स अनअफेक्टेड। On the value of small g at pole equator increases, but again at pole it remains same। पोल पे इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। If the earth rotates
17 times its present speed, then the person at equator feels weightless. Person at equator feels weightless. Fourth, r omega square is equals to 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये चौथा पॉइंट. देखो बेटा यहाँ क्या बोला हुआ है, अगर अर्थ रोटेशन स्टॉप कर दे, रोटेशन करना स्टॉप कर देता है ना, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट इक्वेटर इंक्रीजेस, है ना, इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. बट अगेन पोल पे क्या रहेगी, सेम. पोल को कोई असर पड़ने नहीं वाला, रोटेशन हो रहा नहीं हो रहा. तीसरे पॉइंट में क्या बोलता है, अगर मान लो घूमते घूमते एंगुलर स्पीड की वैल्यू जो है अभी प्रेजेंट वैल्यू से 17 गुना बढ़ गई, 17 टाइम्स, तो जो बंदा इक्वेटर पे खड़ा है ना वो हवा में उड़ने लग जाएगा, उसको वेटलेस फील होगा एकदम, ऐसा लगेगा मेरा वजन ही नहीं है, जैसा जैसे वो ना अपने एस्ट्रोनॉट्स को फील होता वैसा. वो कब होगा, जब प्रेजेंट वैल्यू से आप 17 टाइम्स हायर स्पीड से आप गोल घूमने लगे तो. और देखो ये जो है आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0.034, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये याद रखना आपको. क्यों मालूम क्या, देखो यहां तुम खुद देखो, ये आर ओमेगा स्क्वायर, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी कितना होता है वो 6400 किलोमीटर. ओमेगा क्या, एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ. बोले सर वो तो मालूम नहीं, तो बोले कैलकुलेट करो. कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से. कैपिटल टी क्या आएगा, है ना, आपका 24 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करो, है ना. तुम कितना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन जा रहा हो, तो इससे अच्छा तुमको आर ओमेगा स्क्वायर की अगर डायरेक्ट वैल्यू बता दूं मैं कि तुम भाई ये वैल्यू आती, ये आंसर आता, ये याद रखो, हर जगह सेम रहता हो, तो बेहतर होगा ना. तो आर ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू याद रखना 0.034. आया समझ में आपको, ठीक है. तो दैट्स इट. यहां पर हमारे पास ये जो था थ्योरी इस पार्ट का कंप्लीट हो गया. अब कल जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे.